अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन जो पिछले आप 3-4 दिन से देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, उसमें आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट आमिर गौरी। आज के प्रोग्राम के अंदर उसी तरह जिस तरह जो हमारा एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि हम आपको कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि वहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, वो किस तरह चल रही है। तो एक आपको जो है हम स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। कुछ बातें हमारी जो हैं जहाँ आप बैठे देख रहे हैं प्रोग्राम को, उन लोगों ने भी हमारे बारे में की हैं, इस सारी की सारी ट्रांसमिशन के बारे में की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी वर स्टेइंग अप नॉर्थ, यानी यॉर्कशायर के अंदर, लैंकाशायर के अंदर, और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वैद मुगल, उन्होंने उस इलाके से बात की थी। आज हम आपको मिडलैंड्स के अंदर लेके आएंगे। हमारी बात जो है वो बर्मिंघम के अंदर कुछ लोगों से हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर डेफिनेटली किस तरह हो सकता है कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप इस वक्त कश्मीर के अंदर है, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो पूरे ज़ोरों के ऊपर है। पाकिस्तान की जो इस वक्त आप समझिए जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपने जलसे कर रही है, जलूस है। और अब ख़बर यह है कि थोड़े दिनों के अंदर इमरान खान जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भी कश्मीर के इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। आने वाले प्रोग्राम में हम ये भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरह की जो इजाज़त है, पाकिस्तान के कवानीन जो इलेक्टोरल कवानीन है, वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते कि वो लोग जो हुकूमत के अंदर हैं, इस वजह से कि जो अब तक आपने बात देखी है कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वो ये है कि इस्लामाबाद के पास चूँकि फ़ंड्स होते हैं, और जो फ़ंड्स हैं वो जब दिए जाते हैं यानी सूबों को और साथ साथ कश्मीर को एक एज़ ऑटोनमस रीजन, उसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज हम कोटली लेके चलते हैं और वहाँ देखते हैं, उसके बारे में आपको एक स्पेशल रिपोर्ट कि वहाँ इलेक्शन जो है वो क्या रंग मचा रहा है। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर का जिला कोटली आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। 7,74,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल इस जिले को इंतजामी लिहाज से 6 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिसमें कोटली, नकियाल, सहसा, चढ़ोई, खोई रट्टा और दरलिया जट्टा हैं। 2016 के इंतखाबात में इस जिले की आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में 5 नशिस्तें थी, जिसमें LA-8 कोटली 1, LA-9 कोटली 2 नकियाल, LA-10 कोटली 3 सहसा, LA-11 कोटली 4 चढ़ोई और LA-12 कोटली 5 खोई रट्टा शामिल थी। लेकिन 2017 की मर्दमशुमारी के बाद LA-8 कोटली 1 को 2 हलकों में तकसीम करके 1 नशिस्त का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब यहाँ कुल नशिस्तों की तादाद 6 हो गई है। इस जिला के गुज़िश्ता 2 इंतखाबात को देखा जाए तो 2011 में 5 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 नशिस्त नून लीग, जबकि 1 नशिस्त जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती। लेकिन 2016 के आम इंतखाबात में 3 नशिस्तें नून लीग, 1 नशिस्त PPP और 1 नशिस्त जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हासिल की। जिला कोटली की अहम सियासी शख्सियात को देखा जाए तो सरदार सिकंदर हयात खान 2 बार वजीर आजम आजाद कश्मीर और 1 बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। इनके अलावा साबिक वजीर बल्दियात राजा नसीर अहमद खान LA-10 कोटली 3 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 7 दफा इलेक्शन जीतने वाले मलिक नवाज और LA-12 कोटली 5 के हल्के से सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड रखने वाले अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन को जिला की अहम सियासी शख्सियात में शुमार किया जाता है। दीगर मशहूर शख्सियात में तहरीक आजादी कश्मीर के अहम रहनुमा सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी मरहूम और निशान हैदर हासिल करने वाले पाक फौज की आजाद कश्मीर रेजिमेंट के प्लाटून कमांडर नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद शामिल हैं। 25 जुलाई के आम इंतखाबात में जिला से 5,40,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इन वोटर्स में 2,95,000 से जायद मर्द जबकि 2,44,000 से जायद खवातीन वोटर्स हैं। और सीधा आपको कोटली से अब बर्मिंघम लेके चलते हैं। जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है साइमा हारून, उन्होंने एक ऐसे ख़ानदान से बात की है जो जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है बड़ी स्ट्रेंज तरीके से स्प्लिट होती है कि एक ही ख़ानदान है और वो ख़ानदान जो है वो 2 मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करता है। साइमा हारून का ये एक इंटरेस्टिंग पैकेज और इंटरेस्टिंग बातचीत जो है वो आपको सुनवाते हैं। आम इंतखाबात तो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, ताहम इन इंतखाबात में बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत की हिद्दत बरतानिया में भी महसूस की जा सकती है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में, जहाँ कसीर तादाद में कश्मीरी कम्यूनिटी आबाद है और इनमें से अक्सर ख़ानदानों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की किसी न किसी सियासी जमात से भी है, जिसकी वजह से बसा औक़ात दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है जब एक ही घर और एक ही ख़ानदान के अफराद 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सोशल वर्कर कौसर जफ़र के
ख़ानदान को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जिनके दादा और चचा तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गहरा सियासी ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ ये सियासी वाबस्तगी कमज़ोर हुई और अब सूरत हाल ये है कि आधा ख़ानदान तो मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, तो आधा PTI के चौधरी ज़फ़र अनवर की। हमारा कोई फैमिली में दबाव नहीं है, दोनों को देखें और हमारे बच्चों को हमने सामने रोल मॉडल हमने बनना है कि बच्चों को ये नहीं कहना कि ये बताना कि ये नून लीग वाले हैं इनको ना दें, ये PTI वाले हैं इनको ना दें। नून लीग हो या PTI वाले, ये दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा इनके साथ खून का तल्लक है। मैं कहती हूँ ये दोनों जीते और काम करके दिखाएं। बस मैं कहती हूँ कि काश दिल्ली के भी इलेक्शन होते और मैं धांधली करके जीत जाता। उनका कहना था कि ख़ानदानों में ये तकसीम सियासत की हद तक तो ठीक है, लेकिन उसे बढ़कर रिश्तों और दिलों की तकसीम नहीं बनना चाहिए। जो दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो दानू ख़ानदान बट गए, नहीं बटे। आप देखेंगे, आप शादी में कोई इवेंट होता है, कोई भी बात होती है, ईद का प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी बैठ के खाना खा रही होती हैं। बरतानिया में आबाद कश्मीरी कम्युनिटी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात में वोट उसी पार्टी और उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए जिसका आवाम से गहरा ताल्लुक़ हो। वोट उसको दें जो हर वक्त आवाम के साथ उसका तल्लुक़ है और आवाम और इलाके की ज़रूरियात का वो ख्याल रखता है और हर वक्त उनके राब्ते में है। इलेक्शन कमीशन के जो मुकर्ररा ज़ाब्ता अखलाक है उनका ख्याल रखता है, जो हर वक्त जो अवाम चाहती है कि उसके सामने हाजिर है। ये कहानी किसी एक ख़ानदान की नहीं बल्कि बर्मिंघम में आबाद अक्सर ख़ानदानों को कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। कोई अब भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हामी है तो कोई पीपल्स पार्टी का जियाला, कोई नून लीग का शेर है तो कोई PTI का तब्दीली का नारा लगा रहा है। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। और आज आपने देखा कि खातून जो है वो इंतहाई कॉन्फिडेंट है, बावजूद कि वो इस तरह लगता था कि कभी कभी कि वो एक रिटन टेक्स्ट से कुछ पढ़ने की कोशिश भी कर रही हो सकता है वो बताना चाह रही हूँ कि कौन सा ख़ानदान का कौन सा शख्स जो है वो किसको सपोर्ट करता है। लेकिन शी वॉज़ वेरी क्लियर दो चीज़ों के बारे में कि एक तो पॉलिटिक्स जो है इट माइट बी डिवाइसिव एज फार एज योर वोटिंग पैटर्न इज कंसर्न, लेकिन ख़ानदान उन्होंने कहा देखें ईद होगी, ये सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना भी खाएंगे, लेकिन ये अपनी अपनी मर्ज़ी से वोट देंगे। दैट इज़ मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशन है, अगर फ़र्ज़ किया वो बरतानिया में रह रही हैं बर्मिंघम में काफ़ी अरसे से, तो वो देखती हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए जिस तरह हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो गई है। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बर्मिंघम जो है दैट इज़ ऑल्सो हार्टलैंड ऑफ कश्मीरी कम्यूनिटी इन बरतानिया। बरतानिया कहते हुए बड़ा अजीब लगता है इन ब्रिटेन। और नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी हमारे से बातचीत की है, बहुत से लोगों ने बस सख्त सवाल पूछे हैं। वो सख्त सवाल इस वजह से हैं जो क्रिटिकल हैं, वो इस प्रोग्राम में किस तरह शामिल करेंगे, उनकी हम तस्वीरें जो हैं वो हो सकता है आपको कल अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाएं, लेकिन जो बातचीत उन्होंने की है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरा नाम जमील मीर है, मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं इंग्लिस्तान में मुकीम हूँ। सबसे पहले तो जियो ग्रुप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में उन्होंने इस नशरियात का आगाज़ किया और एक तफसीली प्रोग्राम जो हम शाम को देखते हैं कश्मीर इलेक्शन सेल के नाम से, और आमर गौरी साहब के जो सवालात होते हैं यकीनन वो ऐसे ही हैं जो अवामी लोग इन कायदीन से करना चाहते हैं जो वो अपने इस प्रोग्राम में पूछते हैं। एक चीज़ मुझे सिर्फ थोड़ा सा हैरान करती है कि पाकिस्तान की सियासत के मसाइल आज़ाद कश्मीर में क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं इस इलेक्शन में, जबकि इस वक्त इलेक्शन में जो मसाइल आज़ाद कश्मीर के हैं उन्हें डिस्कस होना चाहिए, जैसे कि पिछली हुकूमत ने वहाँ पे क्या किया और आने वाली जो हुकूमत है और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो वो आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए क्या करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है, मैं यूके में रेजिडेंट हूँ और मेरा बैकग्राउंड मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। और मैं ये कुछ भी कहने से पहले मैं ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देने जा रहा हूँ वो टोटली इंडिपेंडेंट है और मेरा पर्सनल राय है। और ऑब्वियसली सब्जेक्ट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को वही है। और देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोग जो कुछ अरसे से मुख्तलिफ पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनके मेंबर्स हैं या किसी भी पोस्ट पे हैं,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनसे अलग जो लोअर लेवल पर पार्टी के कारकुन हैं या किसी भी ओहदे पे काम कर रहे हैं, वो जितना भी अरसा उस पार्टी के साथ रहे हैं लॉयल्टी शो की है, लेकिन अब वो उसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। और उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी पार्टी पाकिस्तान में रूल कर रही होती है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वही जीतती आ रही है। मेरे ख्याल में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो है। उसमें नहीं जाना चाहता मैं, दरअसल मेरा जो है पॉइंट वो डिफरेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों होता है कि हमारे जो सियासतदान है क्या वो एक कुर्सी के पीछे ही भागते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़, तहसील ज़िला कोटली, आज़ाद कश्मीर है। हम कश्मीरी कौम पाकिस्तान के लिए अपना खून का हर कतरा निछावर करने के लिए तैयार हैं, मगर बदकिस्मती से इस साल हमारी पाकिस्तानी सियासी कायदीन ने कश्मीर की तारीख को बिल्कुल मसख कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का कोटली का खिताब सुना, बहुत दुख हुआ कि हम मकबूजा कश्मीर में अपने भाइयों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर को फ़लाँ ने फ़रोख्त कर दिया, फ़लाँ ने फ़रोख्त कर दिया। खुदा के लिए इस्लामाबाद के तनाज़े आप इस्लामाबाद में ही निपटें और इस्लामाबाद में ही रहने दें। और अगर किसी ने हुकूमत की है तो गुज़श्ता हमारी पिछले 5 साल से मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वो आपने तरक्याती प्रोग्राम दिखाएं कि उन्होंने पिछले 5 साल में कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। और आज इसी के साथ हमारा जो पहला सेगमेंट है वो मुकम्मल होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी बात सरदार उस्मान से होगी, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यूथ काउंसिल के सरबराह है। उनके वालिद सरदार अतीक कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे हमारी बात होगी। उनके दादा भी कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि वो किस तरह देखते हैं कि एक ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत करती रही है वो किस तरह रेलीगेट हुई है टू द 4th पोजीशन। इसलिए कि बातचीत चल रही है कि अगर फ़र्ज़ किया वो पिछली दफ़ा उनकी 2 सीटें थी, अगर इस दफ़ा वो अपनी टैली को बढ़ाते हैं तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे अपनी अलायंस, और उनकी अलायंस की ऑलरेडी जो आप ये समझिए सिमत है उसको तय कर दिया गया कि वो ये कहते हैं कि वो PTI के सपोर्टर होंगे अगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए। और प्रोग्राम की आखिरी हिस्से के अंदर हमारी बात जो है वो जिस तरह एक हमने इस प्रोग्राम का ट्रेंड सेट किया वो एक एक्सपर्ट के साथ होगी। ये सारी बातें एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में हमारी बात जो है वो सरदार उस्मान साहब से होगी, जो साहबजादे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं सरदार अतीक साहब। उनके वो खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन उनसे बातचीत का आगाज़ यहीं से करते हैं कि सरदार साहब एक तो वेलकम टू द प्रोग्राम। ये बताइएगा हमें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर के अंदर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा दफ़ा जो है वो हुकूमत में रही है। आपके वालिद भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपके दादा भी। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है आपकी पार्टी की? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस निस्बतन कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन में है इस वक्त। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नून लीग का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, और ये नून लीग सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकाल के बनाई गई थी या बनी थी जैसे भी। तो उसके नतीजे में इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ट्रेंड्स हैं वो उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बेहतर पोजीशन है। और हम 14-15 सीटों के ऊपर बड़ी अच्छी फ़ाइट कर रहे हैं। तो उसमें से हमें उम्मीद है, अब देखें इलेक्शन डे है, अब क्रूशल स्टेजेस आ गए हैं, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन काफ़ी मुश्किल है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर इलेक्शंस इन अक्रॉस पाकिस्तान। तो उसमें आखिरी 72 घंटे, आखिरी 48 घंटे, फिर ईद का भी माहौल है, इसमें बहुत कुछ होगा। और लेकिन हमें यकीन है कि हम एक अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह यहाँ से गेन करेंगे। और उस्मान साहब, जब आप ये कहते हैं अच्छी पोजीशन, तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ किया अगर आप जो 3 मेजर पार्टीज़ हैं उस तरह की शोइंग आपकी नहीं हो सकती। आई एम जस्ट बेसिकली सपोजिंग है कि PTI और PMLN जो इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन अगली दफ़ा शायद जिस तरह आप भी कह रहे हैं, बाकी भी हमारे बहुत सारे नाकदीन भी और जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनकी अच्छी शोइंग नहीं होती, और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो पहली से बेहतर शोइंग करती है। और अगर फ़र्ज़ किया चौथी जमात आपकी है, तो फिर आप टेक्निकली जो है एलाई के तौर पे PTI के आप ये समझ रहे हैं कि आप अगली हुकूमत का हिस्सा होंगे?
जी, अगली हुकूमत का हिस्सा होना बिल्कुल एक बात है गौरी साहब, लेकिन इन इलेक्शंस के अंदर मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त 2 सीटों पे है 53 के ऐवान में। तो यहाँ पे हम अगर 7-8 पे पहुँचते हैं और एनीथिंग ओवर एंड अबव, मतलब ये बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। और इवन हम तो ये कंसिडर करते हैं कि 6-7 भी बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर हैं और इस वक्त जो मुरवजा सूरत हाल है उसके अंदर हम इस पोजीशन को भी एक अच्छी पोजीशन समझते हैं। और इससे बेहतर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टिनिटी है, इतनी अनसर्टिनिटी इलेक्शंस में कभी नहीं देखी गई आज़ाद कश्मीर में जो इस दफ़ा है। तो कुछ इसमें से कुछ बेहतरी की उम्मीद भी है हमें। आप थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज़, कि अगर फ़र्ज़ किया इलेक्टोरल अनसर्टिनिटी है तो उसमें से ये सर्टेनिटी किस तरह निकल रही है कि पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाएगी और वो इलेक्शन जीत जाएगी? देखें, वो एक टिल्ट होता है लोगों का। उन्होंने पहले ये तीसरी कंसेक्यूटिव पार्टी है जो कि पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है और वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर रही है। और पिछले 2 इलेक्शंस में जो ट्रेंड देखे गए वो यही थे कि पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग। इस इलेक्शन में एक और एडेड एडवांटेज पीटीआई को ये है कि पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और प्लस ये कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। आपको पता है कि डायस्पोरा का वोट ज़्यादा पीटीआई के फेवर में जाता है। तो ये सारी बातें मिला के तो इस वक्त ट्रेंड्स यही हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जो भी सीटें लेंगे, अभी प्रिडिक्ट करना अभी मुख्तलिफ एनालिसिस हैं कि कितनी सीट्स ले सकेगी। लेकिन उस्मान, आप सारे जो क्रिटिक्स हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे कि कश्मीरी जो हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली हार्श कमेंट, कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस्लामाबाद में कौन हुकूमत बनाए और फिर जो है कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे के, बेसिकली जस्टिफिकेशन यही है कि अगर फ़र्ज़ किया सारे के सारे फंड्स जो हैं दे हैव टू फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, तो फिर जो है जस्टिफिकेशन ये दे के कि इन्होंने अच्छा काम किया या पिछड़ों ने काम किया और चूँकि अब वहाँ पर हुकूमत उनकी है तो इस लिहाजा, तो जिस तरह पंजाब में हम कहते हैं कि जेड़ा जिते ओहदे नाल, ये सियासत है इस वक्त कश्मीर की। देखिए, गुजारिश है कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने जब आज़ाद कश्मीर के अंदर कदम रखा तो ज़ाहिरी बात है सोच और फ़िक्र के साथ रखा। अभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी उसकी अलग पोजीशन है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी एक पार्टी का भी नहीं, और उन्होंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। इसमें अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी खुद शामिल हैं इस सारी बात में, बट ये पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के, ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना इंटरेस्ट है। और ज़ाहिरी बात है, ये बात गौरी साहब जहन में रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की आबादी तकरीबन 40 लाख, इस वक्त हमारे 28 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। तो हम कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, बल्कि हमें इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो माहौल है, उसके मुताबिक इस सियासत को मुतासर किया जा सकता है। ये बहुत आसान बात है। अब एक मुझे थोड़ा सा एक और इम्प्रेस करें, आपने नंबर्स जो हैं चूँकि आप कोट किए हैं कि जो है 2.8 मिलियन लोग जो हैं ये वोट डालेंगे, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हमें पार्टीज़ के अंदर नज़र क्यों नहीं आती? हम पाकिस्तान की सियासत की तरह इस चीज़ के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं कि जिस वक्त ये सारे लोग जीत के आ जाएंगे तो फिर टोकन के तौर पे ख़वातीन जो हैं उनको भी जो है वो सीट दी जाएगी। आपका तो जो लिटरेसी रेट है कश्मीर का वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, जो अवेयरनेस है बहुत बेहतर है। आपने कहा 4 मिलियन जो है वो आबादी है, 1 मिलियन कश्मीरी तो सिर्फ जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके आने जाने वाले लोगों की। तो यहाँ पर तो ख़वातीन की शोइंग जो है और पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। जी, हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी के अंदर जो ट्रेंड है और पार्टी की जो पॉलिसी है, पहली खातून मेंबर जो स्पेशल सीट्स थी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 1970 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद सिंस 85 हमारी 5 स्पेशल सीट्स हैं ख़वातीन की, जो पाकिस्तान की किसी भी पार्लियामेंट से पहले ये ट्रेंड आज़ाद कश्मीर के अंदर आया था। और बीइंग पार्टी इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर मेहरुन्निसा साहिबा जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इस वक्त हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, और समिया साजिद साहिबा इसी तरह वो सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारी पार्टी के अंदर तो ख़वातीन को, बाकी पार्टीज़ के अंदर भी हैं, लेकिन शायद गालिबन मेन स्ट्रीम जो एरियाज़ हैं उनके अंदर कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेन ऑफिस बेयरर्स में ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट जनरली जो है ख़वातीन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर इस दफ़ा आप नंबर्स देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शन ख़वातीन, उनकी तादाद भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
अब मुझे थोड़ा सा एक और भी हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये समझाने की कोशिश करें कि अगर फ़र्ज़ किया जो पार्टी इलेक्शन के अंदर ओवरवेलमिंगली जीत नहीं सकती या अलायंस बना के जो है गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन जा सकती, तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाती है कि ठीक है हम अगले इलेक्शन तक जो है वी विल सिट बैक एंड सी कि जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है, जो धारा है पॉलिटिक्स का, वो किस तरफ जाता है। या जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि पार्टीज़ जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इतनी मसरूफ़ नज़र नहीं आती। कश्मीर की भी जो सियासत है वो पर्सनैलिटीज़ की सियासत है, पार्टीज़ की सियासत नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बदकिस्मती से ये कल्चर जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से आया है। ये थोड़ा सा गौरी साहब मैं गुजारिश करूँगा कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जब हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को डिस्कस करते हैं, हमें वहाँ पे दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखना होता है, वहाँ कश्मीरियों को मद्देनज़र रखना होता है, इंटरनेशनल मीडिया को, इंडियन मीडिया को, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी पड़ती है। बट इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी सूरत हाल है, इसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमें कोई इस तरह एज सच अभी फौरी तौर पे बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती सियासत में, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि इस पॉलिटिक्स में बेहतरी आएगी प्रोवाइडेड कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जोर दें। अब अकेली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जोर दे के ट्रेंड सेट नहीं कर सकती पॉलिटिक्स का। ये तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़ के ऊपर तवज्जो दें। एक तो डेफिनेटली जो है आप सब लोग बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है अक्रॉस द बॉर्डर तो कहना ज़रूरी उसको गलत शायद लफ्ज़ है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ पर हिंदुस्तान जो है वो उसने एक जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन तो ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि देखें पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ना सिर्फ वहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा हैं, वो इस जो है वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है, पार्टी जो है इन दी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एक तरह का लोगों का ख्याल है, क्रिटिसिज्म ये है कि कश्मीर का जो मसला है वो एक ऑलमोस्ट स्टेटस को का मतलब एक जामद हिस्सा बन चुका है, सवाए स्टेटमेंट्स के कि जब तक भारत ये नहीं करेगा, भारत वो नहीं करेगा, उस वक्त तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। आप किस तरह देखते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको क्या उम्मीदें थीं और या उम्मीदें हैं, और वो जो ये सारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें से वो कौन सी उम्मीद जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ें? मोहतरम गौरी साहब, गुजारिश ये है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की बात करते हैं आप, तो फिर हमें बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं विद इन पार्लियामेंट, नेशनल पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट, बड़े बड़े पब्लिक गैदरिंग के अंदर ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुमने कश्मीर का सौदा कर दिया और तुमने कश्मीर का सौदा कर दिया। और ये बात बड़ी तकलीफ़ दे नैरेटिव है जो मकबूजा के कश्मीर के उन निहत्ते लोगों को जो आर्टिकल 370 और 335A की रेवोकेशन के बाद खड़े हुए हैं। 1 2 ये है कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कोई काम नहीं है आज़ाद कश्मीर में। गुजारिश ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी मर्ज़ी से आपके साथ हैं। तो उस वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाके इन्वॉल्व होना चाहिए। हम इस बात को तो हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन अब ये राइजुल वक्त निज़ाम बन गया है, इसकी मुखालफत करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका नुकसान हमें बहुत हो गया है कि अब बात जो है कि वो रियासती जमातों से निकल गई है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर दीगर इलाकों से जो लीडरशिप है उसके साथ ताने बाने उनके जोड़े जाते हैं और वो अपने स्कोर सेटल करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो यहाँ पे अभी आप देखें कि किसी नेशनल बिलावल साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने फॉर दैट मैटर कश्मीर इशू पे क्या बात की? क्या मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात की? क्या कश्मीरियों के हक़ में हिंदुस्तानी मुजालिम के ख़िलाफ़ कोई बात की? आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़ कोई बात की? वो वहाँ पे भी जाकर पाकिस्तान की अपनी लड़ाइयाँ और अपने स्कोर सेटल करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। क्विकली जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है मेरे आपसे, क्विकली इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे से बात कीजिए कि अगर फ़र्ज़ किया, बिल्कुल ये चीज़ दूसरे लोगों ने भी उठाई है कि पाकिस्तान की सियासत जो है सिर्फ वही आज़ाद कश्मीर के अंदर उसी का जो है वो ढोल बज रहा है, कश्मीर का और कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, जो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है उसकी बात नहीं हुई। तो आप ये मुझे बताइए कि आपका तो एक पुराना मतलब एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और जो आपके वालिद और आपके दादा की सियासत का, आप भी क्या समझते हैं कि सारी की सारी बात को अगर सामने रखा जाए तो फिर तो इन पार्टीज़ को उस तरह वोट नहीं मिलने चाहिए? तो क्या ये कहीं पे इस तरह लगता है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इशू है कश्मीर के इशू को
डाइल्यूट कर रहा है। कल को एक नई डिबेट शुरू हो सकती है कि ये हिस्सा जो है इसी के ऊपर इत्तफाक करते हुए इसको एक और सूबा बना लिया जाए, उसको पाकिस्तान के अंदर जम कर लिया जाए किसी और तरह। आपको लगता है कि इस तरह की डिबेट जो है वो आने वाले सालों में शुरू होने वाली है? देखिए, ये डिबेट जो है गौरी साहब, ये डिबेट अभी की नहीं है, ये डिबेट बड़ी पुरानी है, 60s से चल रही है कि आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को, गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के ऊपर कोई ना कोई बात की जाए और इसको देखा सुना जाए। इसका ताल्लुक कोई 40 लाख कश्मीरियों से नहीं है, या ये 32,000 मुरबा मील की ज़मीन से नहीं है जो ये यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जिनका जो जहाँ से ताल्लुक़ है। गुजारिश है कि इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के स्टांस से, 70 साल स्टांस से, उस स्टांस में जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर स्टैंड लेना पड़ा और पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर कंट्री। और ये जो है एक ग्लोबल, ये एक हाईली न्यूक्लियराइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। कश्मीर जो है ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसके ऊपर बड़ा एक स्टैंड पॉइंट है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने 70 साल स्टांस से विड्रॉ कर जाए और कश्मीर की तहरीक से विड्रॉ कर जाए और कश्मीरियों से विड्रॉ कर जाए और ये 40 लाख कश्मीरियों के ऊपर और 32,000 मुरबा मील के इस इलाके के ऊपर इक्तफा करे, तो ये फिर ये बड़ा डेंजरस, ये बड़ी डिजास्टर्स पोजीशन होगी कि हमें ये बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस नए खड़े हो जाए। अंदर आप मुझे थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि अगर फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टांस है चेंज होता है, हमने मुशर्रफ साहब के ज़माने में देखा था कि बातचीत किसी और तरफ चल निकली थी, वो कुछ और ऑप्शंस की बात भी करने लगे थे, तो उसको कश्मीरी किस तरह देखते हैं? देखिए, गुफ्तगू, देखिए डायलॉग प्रोसेस इज़ टोटली डिफरेंट। जब आप डायलॉग के टेबल पे बैठते हैं, हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। मसलन आज अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं बरामद होगा, चूँकि मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो उसका साथ नहीं देंगे, उसके ऊपर एतमाद नहीं है, नरेंद्र मोदी के ऊपर एतमाद नहीं है, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है, तो देयर हैज़ टू बी सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। उस प्रोसेस की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रोसेस तो एक डायलॉग प्रोसेस तो शुरू करना पड़ेगा और उस गुफ्तगू के दौरान कोई भी बात होती है, उस बात को आगे लेके चलें। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हक पे खड़े हैं, वी हैव द जस्ट कॉज, तो हम उस सारी बात से निकल के कामयाब होंगे। उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने बात सुनी उस्मान साहब की, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है हमको टच करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते जब वो ये कह गए हैं, खुद वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनको ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो यूथ की डिबेट है उसको पाकिस्तान के हवाले से देखते हुए, PTI के हवाले से देखते हुए, वहाँ पर भी जो यूथ है कश्मीर की वो भी PTI की तरफ जा रही है। तो अगर ये अपने आप को देखते हैं कि इन्होंने भी आगे चल के उनका एलाई बनना है, तो ही इज़ ऑलरेडी उनका इस तक माइंडसेट जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी बात जो है वो ख्वाजा मतीन साहब के साथ होगी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड, अपना अखबार भी निकालते हैं कश्मीर टाइम्स के। उनसे पूछेंगे कि वो इस इलेक्शन को और इलेक्शन के जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उनको किस तरह देखते हैं। और आज ही प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ ख्वाजा मतीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स के। उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजूर। हफ्ता तकरीबन रह गया इलेक्शन के अंदर, ख्वाजा साहब क्या देख रहे हैं, किस तरफ ट्रेंड है? जलसे तो हमने बड़े देखे हैं। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। बात यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। जो बाहर से लोग हैं, UK से जो तारकिन वतन हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी मरियम बीबी मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और वफाकी वज़रा भी वहाँ जलसे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वफाकी वज़रा की तरफ से आज़ाद कश्मीर के जलसों में, ये आज़ाद कश्मीर का कल्चर नहीं है। आज़ाद कश्मीर एक रवादारी वाला, वज़ादारी वाला खित्ता है। जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार वहाँ करार देंगे तो कश्मीरियों की बड़ी उनसीयत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। भुट्टो साहब ने एक दफ़ा कॉल दी थी हड़ताल की, वो आज़ाद कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल हुई थी और मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल हुई थी। इसी तरह जिस तरह उन्होंने मुकदमा कश्मीर लड़ा यूनाइटेड नेशन में, तो उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया था, उनको डाकू करार दिया। तो फिर देखा आपने एक वाक़या पेश आया बाग में कि जूता उछाल दिया गया वफाकी वज़ीर की तरफ। दो चीज़ें हैं। आपने कहा कि भुट्टो साहब के साथ बड़ी उनसीयत है, अगर उनसीयत है तो फिर उनको वोट क्यों नहीं मिल रहे? पिछली दफ़ा तो आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जो शोइंग थी कश्मीर में वो ख़ास नहीं है। अब देखें, ये हालात बदलते रहते हैं। जो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ है, इंतहाबी तारीख़, उसमें हम देखते हैं जो 72 साला तारीख़ है
कि जो पार्टी मरकज़ में हुकूमत में होती है उसी की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत आती है। इससे पहले जब 2011 में इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी जीती थी, जबकि उनकी मरकज़ में हुकूमत थी। तो अभी भी पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है। मुस्लिम लीग नून भी बड़ी ताकतवर और तवाना जमात है, वो भी मौजूद है, और वहाँ की रियासती जमात है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको हम पिछले दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया ये चीज़ जो है ये इट्स अ गिवन कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहा है वही मुजफ्फराबाद में हुकूमत करेगा, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? मतलब इलेक्शन की, और इलेक्शन कमीशन उसमें शामिल हो, और फ़ौज वहाँ पर मुतय्यन हो या ना हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतने पैसे लगाए, जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनता है ऑटोमेटिकली उसको कश्मीर में हुकूमत दे दे। गौरी साहब, ये तो तारीख़ है, लेकिन तारीख़ें बदलती भी देखी हैं दुनिया ने। शायद तारीख़ बदल जाए इस बार, ठीक है ना। हम तो ये देखते हैं कि किस पार्टी का वहाँ कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बड़े तगड़े मुकाबले होने हैं। जिन लोगों को लोगों ने जितवा रखा है तो वो इलेक्शन में हार भी सकते हैं। बड़े बड़े बुर्ज उल्टने का इम्कान भी मौजूद है। मुकाबला तो होगा, मुकाबला तो आवाम के वोट से होना है, लेकिन ये तारीख़ है, तारीख़ को जुटलाया नहीं जा सकता। तारीख़ तो यही है, लेकिन इस बार तारीख़ बदल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक एलिमेंट जो है, मतलब जिस तरह आपने कहा कि अगर फ़र्ज़ किया देखें हुकूमत बन रही है 3 साल के बाद, यानी कश्मीर में थोड़ा अर्सा पहले GB के अंदर इलेक्शन हुए हैं, वहाँ भी बिल्कुल नई हुकूमत है खालिद खुर्शीद साहब की, PTI की। अगर फ़र्ज़ किया ये जो है आमतौर पर डिस्कस करते हैं कि चूँकि बहुत सारे फ़ंड्स जो हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद जो है मुजफ्फराबाद को देता है, और उस फंड्स की वजह से जो उसकी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है मुजफ्फराबाद की इस्लामाबाद के साथ, उसको भी हमने डिस्कस किया। अब सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया, हम सिर्फ फ़र्ज़ कर रहे हैं अभी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि 2023 में PTI की हुकूमत जो है वो सेंटर में नहीं बनती, तो फिर तो ये दोनों हुकूमतें जो हैं नॉर्थ के अंदर, यानी मुजफ्फराबाद की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, ये तो तकरीबन आप समझिए विल्डरनेस में हो जाएंगे। इनके साथ फिर ताल्लुकात कैसे चलेंगे? नहीं, देखें, अभी भी ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जब इमरान खान आए तो उस हुकूमत को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन हुकूमतों को तो चलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे वाक़यात में माजी भी हमने देखे हैं कि जैसे ही वफाक की हुकूमत तब्दील हुई और वहाँ भी तब्दीली आ गई, कोई तरीक़े अदम एतमाद आ गई, हुकूमत तब्दील कर दी गई। मैं थोड़ा सा इंतखाबात के हवाले से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त वहाँ 4-5 हलकों में बड़े मार्के हो रहे हैं। एक तो हलका है मीरपुर सिटी का, जहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो PTI के सदर हैं वो मुकाबले में हैं। उनके मद्दे मुकाबल हैं चौधरी मोहम्मद सईद, जिन्होंने पिछले आम इंतखाबात में शिकस्त दे दी थी बैरिस्टर सुल्तान को। इस दफ़ा भी बड़ा अहम मार्का होने वहाँ जा रहा है। इसी तरह धीरकोट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान। उनके मुकाबले में जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे वो PTI में शामिल हो चुके हैं, मेजर लतीफ़ खलीक। वहाँ भी बड़ा मार्का हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह कोटली सिटी है, जहाँ अपोजिशन लीडर हैं पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन, और उनके मद्दे मुकाबल हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर हयात के साहबजादे फ़रूख सिकंदर। इसी तरह नकियाल में भी बड़ा मार्का देखने में मिल सकता है। वहाँ सिकंदर हयात के बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार नईम, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जवेद इकबाल बडानवी है, उनमें भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा। उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन ये फैसला तो अवाम ने 25 जुलाई को करना है। क्या देख रहे हैं, मतलब तस्वीर क्या ऊपर देख रहे हैं? पिछली दफ़ा देखा हमने मुस्लिम लीग जो है वो ऑलमोस्ट स्वीप कर गई थी सारा इलेक्शन। इस दफ़ा जो है PTI का एलिमेंट नया एलिमेंट है। अगर फ़र्ज़ किया कोई एक पार्टी जो है वो क्लियर कट पोजीशन नहीं ले सकती, तो फिर तो इनको एक दूसरे के साथ अलाइंसेस बनानी पड़ेंगी, और जो पोजीशन नज़र आती है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए कि वो 2 सीटें लेगी, 3 सीटें लेगी, 1 सीट लेगी। तो अगर अलाइंसेस बनते हैं तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल जिसका आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिस वक्त मेरी आपके से बातचीत शुरू हुई है, ये कौन किसके साथ अलाइंसेस बनाएगा? ये अलाइंसेस उनका ऐलान भी कर दिया गया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जाएगी, PTI के साथ अलाइंस करेगी, और एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, वो भी उनकी भी 2 नशिस्तों पे ताकतवर पोजीशन है, वो उनके अलाई होगी PTI की। ये 2 अलाइंसेस बनेंगे। जिस तरह आपने बात की कि क्लीन स्वीप कर गई थी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में, अब वो मुझे PTI की वो पोजीशन नज़र नहीं आती कि वो क्लीन स्वीप कर जाए। अभी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 8, 9 और 10 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर बड़े ताकतवर पोजीशन में हैं। वो पीपल्स पार्टी को उस तरह रास्ता नहीं मिल रहा। 2 माह पहले हम देखें तो PTI जो है वो ज़मीन पे मौजूद नहीं थी, लेकिन उस तरह नहीं थी जिस तरह आज है। अब वफाकी वज़रा वहाँ जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ गए। बिलावल भुट्टो जब गए थे सबसे पहले आगाज़ उन्होंने किया था इंतखाबी मुहिम का,
लेकिन बीच में वो निजी दौरे पर चले गए अमेरिका, तो उससे जो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम है उसको दचका लगा है। अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो वहाँ आज़ाद कश्मीर में, उसकी पोजीशन भी बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि लोग नला थे। जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर, उन्होंने कामर की तरह पार्टी को चलाया। पार्लिमानी पार्टी भी उनसे सख्त नाराज़ है, कैबिनेट भी उनसे सख्त नाराज़ है। वो अभी तक मुजफ्फराबाद से बाहर नहीं निकल सके। कोई मुश्तरका जलसा मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी आज़ाद कश्मीर में। राजा फ़रूक हैदर सिर्फ मुजफ्फराबाद तक महदूद हो गए हैं। उनके सीनियर वज़ीर थे चौधरी तारिक फ़ारूक, वो बिम्बर तक महदूद हो गए हैं। अभी मरियम बीबी जब गई हैं वहाँ, उन्होंने शारदा में बड़ा अच्छा जलसा किया है। कल सेंसा में भी उनका इज्तिमा काबिल दीद था और हजीरा में बड़ा जलसा किया है। इससे मुस्लिम लीग नून को बड़ा बूस्ट मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया खालिद साहब। जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो मरियम बीबी के साथ क्यों नहीं है? हाँ, ये देखिए ना, वो एजे के चैप्टर के सरबराह हैं, लेकिन वो किसी मुजफ्फराबाद से बाहर कोई जलसा नहीं कर सके। देखिए बैरिस्टर सुल्तान पीटीआई के सरबराह हैं एजेके के, वो तमाम इलाकों में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। वो फंस गए हैं। राजा फ़रूक हैदर 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक हल्के से तो वो यकीनी हारे हुए हैं इस वक्त। वो दिन 10-12 बजे उनको हार हो जाएगी। दूसरे हल्के में उनका मुकाबला है जो उनका आबाई हल्का है। तो वो अपने हल्के में जब बंदा फंस जाता है तो फिर उसने क्या मुहिम चलानी है। अगर फ़र्ज़ किया मुस्लिम लीग की, अगर मुस्लिम लीग की यहाँ पर कारकर्दगी बेहतर नहीं नज़र आती पिछली दफ़ा की तरह, तो उसका इल्ज़ाम जो है फ़ारूक हैदर साहब को जाएगा। बिल्कुल, जो उसके टीम कैप्टन है, जो वज़ीर आज़म रहे 5 साल, देखें पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, उसके पास जो डेवलपमेंट का बजट था वो 9 अरब रुपये था। उन्होंने उसमें यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए। इनके पास 24 अरब रुपये बजट था। कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है मुस्लिम लीग नून एजेके के पास कि वो लोगों को दिखा सके कि हमने ये काम किया। देखिए मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में मशहूर है जी, इसने मेट्रो बनाई, एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए है जी, हॉस्पिटल्स बनाए और चीज़ें बनाई। एजेके में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसे मिसाल के तौर पर राजा फ़रूक हैदर पेश कर सकें। आइनी तरमीम का वो क्रेडिट ज़रूर लेते हैं कि 13वीं तरमीम में लेकर आया, और कश्मीर कौंसिल का जो वफाक में इधर मरकज़ में इस्लामाबाद में उनका दफ्तर है, वहाँ डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो ख़त्म कर दिया। इसका वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उसका खातर खा फ़ायदा आज़ाद कश्मीर के अवाम को नहीं हो सका। 2-3 सवाल जो है आज़ाद कश्मीर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। हारिस साहब, एक तो मुझे बताइए कितना सिग्निफिकेंट है कि देखें पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है वो जब तक बिलावल थे उस वक्त चल रही थी। सुना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं। ये कितना सिग्निफिकेंट है कि जब ये सारे लोग अपनी कैंपेन्स को रैप अप करेंगे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कश्मीर के अंदर होंगे? बिल्कुल, जब इमरान खान जाएंगे तो पीटी का टेम्पो बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने 4 जलसे रखे हैं, 2 मीरपुर डिवीज़न में हैं, एक पुंछ डिवीज़न में है, बाग में वो जलसा करेंगे, एक मुजफ्फराबाद में जलसा उन्होंने रखा है। लेकिन ये जब जलसे कर लेंगे, जब वज़ीर-ए-आज़म दाखिल होंगे तो इससे यकीनन पीटीआई को बड़ा बूस्ट मिलेगा और वो पीटीआई का ग्राफ वो बुलंद हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जी मैं एक सवाल मैं इस तरह ही पूछना चाह रहा हूँ कि जो 12 सीटें रेफ्यूजीज़ की बाहर हैं कश्मीर के मतलब जोग्राफी से, महाजरीन की नशिस्तें। अच्छा, अब हमने जो देखा है जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, वहाँ तो पीटीआई जो है कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं, वो हारी है। तो वो जो 12 सीटें कश्मीरियों की हैं, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि वो 12 सीटें क्या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून लेकर जा सकती है, या ये एलिमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्ले करेगा कि इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई की हुकूमत है तो पंजाब के अंदर जो पार्टी है वो जीतेगी ऑटोमेटिकली? नहीं, ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने कि 9 नशिस्तें हैं पंजाब के अंदर जी, पख्तूनख्वा के अंदर 1 सीट है और सिंध में 2 नशिस्तें हैं। जो 9 नशिस्तें हैं वहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून बड़ी मज़ाहमत करेगी और इतनी आसानी से पीटीआई को जीतने नहीं देगी। वहाँ जो नारोवाल और सियालकोट गुजरात में, वहाँ बहुत मजबूत है मुस्लिम लीग नून। वहाँ एक हल्के में 10-10 MNAs आते हैं, वो वहाँ मुस्लिम लीग नून के ड्यूटी देंगे, पहरा देंगे पोलिंग स्टेशन पर, तो पीटीआई को इतनी आसानी से वहाँ जीतने नहीं देंगे। वहाँ यहाँ नशिस्तें मुख्तलिफ पार्टियाँ लेंगी, कुछ पीटीआई ले लेगी कोई 6-7 नशिस्तें, इसी तरह मुस्लिम लीग नून 3-4 नशिस्तें ले लेगी। लास्ट क्वेश्चन, और पीपल्स पार्टी भी मेरा जो है वो ये बनता है कि अगर फ़र्ज़ किया ये जो सारी सिचुएशन है उसके अंदर आपने जो ट्रेंड देखा है बात सुनने का, कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, ये मरियम बीबी भी कह रही हैं, ये बिलावल भी कह रहे हैं, ये डेफिनेटली उस तमाम लोग जो कह रहे हैं जो इस वक्त रूलिंग पार्टी यानी पीटीआई के मेंबर नहीं हैं, उनको कॉन्फिडेंस है पूरा,
आप समझते हैं कि जब ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन के अंदर, AJK के इलेक्शन कमीशन के अंदर और अदालतों के अंदर और बाकी सब, लेकिन साथ साथ अगर ये साफ ये इस एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, कहाँ से खौफ है इनको? जी गौरी साहब, बात यह है कि खौफ क्या है, कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की है कोई नहीं वहाँ। फिर जब इलेक्शन हार जाते हैं, अभी मैं पोजीशन बताऊँ, आप विज़िट करें अगर AJK का, तो जितने मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो तेज़ी के साथ उनसे भाग रहे हैं। तो जब कल आप इलेक्शन हार जाएंगे तो कहेंगे जी किसी और ने मुदाखलत करके इलेक्शन हरवा दिया है। आपने काम किया 5 सालों में। जो 9 अरब रुपए का बजट, डेवलपमेंट का बजट था पिछली पीपल्स पार्टी के दौर में, आप समझते हैं कि मुस्लिम के दौर में मुस्लिम लीग नून जो है इट विल बी रेलीगेटेड टू 3rd पोजीशन? बिल्कुल, मुझे जो नज़र आता है गौरी साहब, PTI पहले नंबर पर होगी और पीपल्स पार्टी हैरत अंगेज़ तौर पर सामने उठी है, उसकी ताकत नज़र आ रही है, उसके कैंडिडेट थैंक यू वेरी मच। और मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो इवैल्यूएशन है उसको डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे और फिर इंतज़ार रहेगा हमें कि अगर जैसा वो ये कहते हैं आपके वो सिचुएशन तो शायद ना हो जो मुस्लिम लीग नून के पिछली दफ़ा थी 2016 के इलेक्शन में, लेकिन PTI जो है वो इलेक्शन जीतती नज़र आती है ख्वाजा साहब के मुताबिक। और उसके बाद तो फिर ये बड़ा जो इम्पॉर्टेंट भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा कि अगर अलाइंसेस बननी है तो क्या कोई एक पार्टी जो है यानी PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये मिलकर इतनी सीटें इकट्ठी कर सकेगी कि ये हुकूमत बना सके। नाज़रीन, आज आपने तमाम जो हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स देखे, हमारे साथ आप शामिल रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। टेलीफोन की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आती रहती हैं। ट्विटर के ऊपर जो है दोनों ट्विटर हैंडल्स वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आज इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।